कल नागराज मंजुले ये जो डायरेक्टर है उनकी एक पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई है और कल ही वो फिल्म हमने देख ली। आज उस फिल्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिल्म पर बात करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आगे बहुत सारे स्पॉइलर है। सबसे पहले हम बात करेंगे झुंड फिल्म के निर्देशक यानी डायरेक्टर नागराज मंजुले के बारे में। नागराज मंजुले वह डायरेक्टर है जिन्होंने अब तक 2 मराठी फिल्में, एक शॉर्ट फिल्म और अब एक हिंदी फिल्म डायरेक्ट की है। उनकी शॉर्ट फिल्म पिस्तुल्या को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। मगर बात करें उनके 2 मराठी फिल्मों की तो पहले फैंड्री और उसके बाद सैराट, दोनों ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ अलग और उतने ही बेहतरीन तोहफे दिए। उनके सैराट ने तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन बनाया है और केवल महाराष्ट्र में ही रिलीज हुई सैराट ने 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा की कमाई भी की है। 1995 में एक फिल्म आई थी, नाम था रंगीला, जिसमें आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। उसके डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा। उस फिल्म में गुलशन ग्रोवर जो कि एक डायरेक्टर की भूमिका में थे, उनका एक डायलॉग है। डायलॉग ये है कि पिक्चर हिट कराना डायरेक्टर के हाथ में होता है और इसीलिए मैं फिल्म देखने से पहले ये देख लेता हूं कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है। यही कारण था कि मैंने आपको झुंड इस फिल्म के डायरेक्टर नागराज मंजुले के बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं झुंड की स्टोरी के बारे में। इस कहानी का प्लॉट नागपुर महाराष्ट्र का है। यह स्टोरी विजय बोरसे नामक एक कोच से प्रेरित है। ये इसलिए कह रहा हूं कि यह कोई उनकी बायोपिक नहीं है। तो फिल्म की कहानी में एक कोच है जिनका नाम है विजय बोराड़े। वह कुछ ही महीनों में रिटायर्ड होने वाले हैं और ऐसे समय में उनका सामना होता है उनके ही बगल की एक ऊंची दीवार के उस पार के झोपड़पट्टी में रहने वाले कुछ आवारा लड़कों से, जो पूरी तरह से नशे में धुत रहते हैं, चोरी करते हैं और स्कूल या कॉलेज नहीं जाते, जिन्हें उस ऊंची दीवार के इस पार कोई कीमत नहीं है। कीमत तो दूर की बात है, लेकिन उन्हें इंसान के तौर पर भी कोई मान्यता नहीं है। कोच विजय का यह मानना है कि अगर उन बच्चों को उनकी सभी बुरी आदतों से बाहर निकालना है तो उनके अंदर खेलने की प्रेरणा जागृत करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए वे उन्हें आधा घंटा फुटबॉल खेलने के लिए 500 रुपए देते हैं। यह काम वह प्रतिदिन कुछ दिनों तक करते हैं, पर अचानक से पैसे का बहाना बनाकर उन बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल नहीं देते और उनके पास भी नहीं जाते। उस समय तक बच्चों को भी फुटबॉल खेलने की जैसी एक लत लग जाती है, उनकी आदत बन जाती है और वह दूसरा बुरा काम न करते हुए फुटबॉल खेलने को अपनी प्राथमिकता देते हैं। जब ऐसा होता है तब कोच विजय उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। कोच विजय का यह काम न उनके कॉलेज वालों को अच्छा लगता है और न ही उनके खुद के बेटे को। बेटा न्यूयॉर्क चला जाता है और कॉलेज वाले झोपड़पट्टी के बच्चों को ट्रेनिंग ना देने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि उनमें यानी उन झोपड़पट्टी के बच्चों में कोई बदलाव नहीं होगा, वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मगर कोच विजय उनकी बात को नहीं मानते और कॉलेज की फुटबॉल टीम के साथ झोपड़पट्टी की टीम की मैच का एक प्रस्ताव रखते हैं, जैसा आपने चक दे इंडिया इस फिल्म में देखा होगा। उस मैच में झोपड़पट्टी की टीम जीत जाती है या हार जाती है, यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर झोपड़पट्टी में रहने वालों का एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, यानी स्लम सॉकर आयोजित किया जाता है और यह बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर पहुंच जाती है। अब कोच विजय की झोपड़पट्टी वाली वह टीम अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने जाती है या नहीं, इसके लिए भी आपको पूरी फिल्म ही देखनी होगी। इस कहानी में जो कुछ बताया गया है यह इतना आसान भी नहीं है। नागराज मंजुले एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने हिंदी सिनेमा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का जिक्र किया है, शिवराय फुले शाहू अंबेडकर की तस्वीरों को दिखाया है, बाबा साहब के जयंती का जश्न दिखाया है।
आमतौर पर हिंदी सिनेमा तो जो त्योहार चलते हैं, जिसे ब्राह्मण्य त्योहार कहते हैं, उनको ही दिखाने का काम करता है, मगर नागराज मंजुले ने इससे हटकर दिखाया। नागराज अन्ना ने समाज की असलियत को सामने रखा है, लोगों के सामने लाया है। फिर चाहे वह एक महिला द्वारा अपने पति को 3 तलाक देने की बात हो, इंसान से ज्यादा कागज को दिया जाने वाला महत्व हो, सीएए, एनआरसी हो या अवसर न मिलने की बात हो, हर एक मुद्दे पर नागराज ने खुलकर बात रखी है। कहानी का फर्स्ट हाफ बहुत ही मजेदार है, रोमांचित है, और सेकंड हाफ उतना ही डिटेल्ड, और उसकी वजह से कभी आपको स्लो लग सकता है। नागराज मंजुले की यह खासियत रही है कि वह सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिखाते हैं, और उसी के जरिए उन्हें जो कहना है, उनके जो विचार है, उसे लोगों के सामने रखते हैं, जैसा उन्होंने सैराट में भी किया है। झुंड के सेकंड हाफ में आपको पासपोर्ट बनाने की और उसके साथ ही कागजात इकट्ठा करने की बच्चों की जद्दोजहद बहुत ही विस्तार से दिखाई देगी। फिल्म में फुले शाहू अंबेडकर की केवल तस्वीरें नहीं दिखाई देगी, बल्कि उनके विचारों को उनका नाम न लिए बगैर ही बता दिया जाएगा। जैसे अवसर पर कही गई बात हो, यानी रिजर्वेशन की बात हो, या जो लोग गलत कामों के लिए अपनी ऊर्जा और हुनर का उपयोग करते हैं, उन्हें अगर सही रास्ता दिखाया जाए तो वही ऊर्जा, वही हुनर देश और समाज हित के काम आएगा, वो काम में आ सकता है, जैसा राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने करवीर संस्थान यानी आज के कोल्हापुर में करके दिखाया था। फिल्म में शासन प्रशासन से लेकर न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर भी कटाक्ष डाला है। इसके अलावा बच्चों के मैदानों पर होने वाले अतिक्रमण को भी बहुत ही सहजता के साथ में दिखाया गया है। किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बच्चों के खेलने वाले मैदानों को मुक्त करना चाहिए, फिर चाहे वह भगवान के नाम से किया हुआ ही अतिक्रमण क्यों ना हो। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का जश्न चल रहा है, सारे लोग नाच रहे हैं, धुंध होकर नाच रहे हैं, उतने में वहां पर एक एम्बुलेंस आती है और नाचने वाले लोग उसे रास्ता देते हैं। यह दर्शाता है कि उनमें कितनी मानवता है। अंत में बात करते हैं फिल्म के कास्ट की। ज्यादातर कास्ट महाराष्ट्र की है और उसमें भी मराठी फिल्म या नाटकों में काम करने वालों की है। जिन बच्चों पर यह फिल्म है वह लगभग सभी बच्चे नागपुर के झोपड़पट्टी में ही रहने वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले ही नागराज की फिल्म में काम कर चुके हैं, जैसे फैंड्री का जव्या यानी सोमनाथ अवघड़े, सैराट की आर्ची यानी रिंकू राजगुरु, परशा यानी आकाश ठोसर, सल्या, प्रिंस यानी सूरज पवार। लेकिन जिन्होंने पहली बार काम किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी ये पहली फिल्म है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि नागराज ने उन्हें क्या कहा होगा। एक्टिंग करने के लिए कहा होगा या एक्टिंग ना करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग बोले हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उन्होंने बेहतरीन लाजवाब एक्टिंग की है। अमिताभ बच्चन ने भी उम्दा काम किया है। नागराज ने अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्मों का अमिताभ बच्चन नहीं दिखाया है, लार्जन देन लाइफ नहीं बनाया है, न उन्हें कोई भारी भरकम डायलॉग है, न उन्हें किसी भी एक सिंगल फ्रेम में बड़ा दिखाया है। बच्चन साहब तो हमेशा आपको जमसूट में दिखाई देते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि बच्चों ने अमिताभ बच्चन की टक्कर वाला परफॉर्मेंस दिया है। अगर झुंड की पूरी कहानी और उसके संदेश को एक लाइन में कहा जाए, समेटा जाए, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारा खेल तो अवसर का है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमें अवसर नहीं दिया, बाकी टैलेंट को तो हम अपने जूते की नोक पर रखकर चलते हैं। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और जो जितने भी फ्रेम्स आपने देखी, जितने भी छोटी छोटी डिटेल्ड आपने देखी, उसमें से कौन सा सीन, कौन सी डिटेल आपको सबसे अच्छी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।